गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय जो है वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसके पहले हम लोग यूरोप के देशों में पढ़े हैं कि कैसे हर एक देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और कौन कौन से कारण उसमें उत्तरदायी थे राष्ट्रवाद की भावना जगाने में। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद जो है अपने देश के प्रति एक होने की भावना ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्र के नाम पर एक होने की भावना ही राष्ट्रवाद है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अपने देश के प्रति भक्ति की भावना ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की भावना जो पहले थी, जिस सिद्धांत पर आधारित था, वो सिद्धांत अब बदलने लगा। यूरोप के छोटे छोटे देश थे वो स्वतंत्र होने लगे और वे अपने देश के प्रति भक्ति की भावना रखने लगे। इस तरह से भारत में भी यही प्रक्रिया हुई। भारत में भी उपनिवेशवाद के विरोध में जो राष्ट्रवाद जगा, वो उसका कहानी बहुत ही व्यापक है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ अपने देश के एकता और अखंडता के प्रति भक्ति की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद के साथ साथ यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा। राष्ट्रवाद तो पनपा, लेकिन सभी देशों के लोग अपने आप को दूसरे देशों के चंगुल से छुड़ाने लगे और स्वतंत्र होने लगे। इस तरह से राष्ट्र राज्यों का भी निर्माण होने लगा। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। हम कहाँ से आए हैं और हमारी पहचान क्या है, इस आधार पर लोग एक होने लगे, यानी कि राष्ट्र के नाम पर लोग एक होने लगे। उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव ही तो राष्ट्रवाद है। नए प्रतीकों, चिन्हों एवं गीतों तथा नए विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। नई नई रचनाएं हुई, नए नए प्रतीक चिन्ह बने, नए नए गीत गाए गए। इससे नया संपर्क लोगों के बीच बना। भारत में राष्ट्रवाद का उदय अचानक नहीं हुआ। किसी भी देश में राष्ट्रवाद का उदय अचानक नहीं हुआ। बहुत सारे कारण हुए राष्ट्रवाद के उदय के। तो भारत में भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक ऐसी शासन व्यवस्था के विरोध में भारत में राष्ट्रवाद पनपा, जो ब्रिटिश शासन था। दूसरे देशों की तरह भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ा है। यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो ब्रिटिश शासन के विरोध में हुआ। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्षों में भारत के सभी वर्गों के लोग एक राष्ट्र के नाम पर जुड़ने लगे। यानी कि जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में भारत के सभी संप्रदायों के लोग, भारत के सभी समुदायों के लोग एक राष्ट्र के नाम पर आपस में जुड़े और एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किए। इसकी एक कहानी है। अब चलते हैं विस्तार से। भारत में लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हुए थे। उत्पीड़न और दमन का साझा भाव विभिन्न धर्मों एवं समुदायों को एक दूसरे से बांध दिया था। चूंकि भारत में अंग्रेज सभी धर्मों के लोगों के साथ शोषण किए, सभी धर्मों के लोगों को परेशान किए, इसलिए सारे धर्मों के लोग एक साथ एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। लेकिन हर समुदाय के ऊपर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। कोई अपने छोटे से राज्य के लिए लड़ रहा था, कोई अपने धर्म के लिए लड़ रहा था। तो इस तरह से तमाम छोटी छोटी समस्याएं को लेकर भारत के लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनको एक सूत्र में बांध के और उनका नेतृत्व कर सके। उनके अनुभव अलग थे, स्वतंत्रता के मायने अलग थे। कोई पूरे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा था। लोग अपने छोटे छोटे राज्यों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। कोई अपने पेंशन के लिए लड़ रहा था, कोई अपने मतलब कोई अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा था। इस तरह से छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग अंग्रेजों से लड़ते थे। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को, जो बहुत सारे समूह थे जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे भारत में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक साथ एकजुट हुए और इसको लेकर
एक विशाल आंदोलन शुरू किए। कौन? महात्मा गांधी। जो छोटे छोटे समूह अपने छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनको लेकर महात्मा गांधी एक बड़ा आंदोलन खड़ा किए। इस अध्याय में हम लोग 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे। किस अध्याय में? भारत में राष्ट्रवाद जो है उसमें हम लोग 1920 के बाद जो महात्मा गांधी का योगदान है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रवाद के उदय में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम नामक एक अंग्रेज अवकाश प्राप्त अधिकारी ने किया था। शुरू में कांग्रेस की स्थापना का लक्ष्य था भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखना तथा विभिन्न प्रकार के विद्रोहों से ब्रिटिश शासन को बचाए रखना था। यानी कि ब्रिटिश शासन को यहाँ बनाए रखना और भारतीयों के विद्रोहों से ब्रिटिश शासन को बचाए रखना शुरू में कांग्रेस के उद्देश्य माने गए थे। लेकिन बाद में जब इसके सदस्य जो हुए वो राष्ट्रवादी होते गए, यानी कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना आने लगी और वे इसके सारे सदस्य राष्ट्रवादी हो गए और एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उभर कर सामने आई। राष्ट्रीय आंदोलन नए नए इलाकों में पहुंच गया था। कैसे नए नए सामाजिक समूह इसमें शामिल हो गए थे और इन आंदोलनों का क्या परिणाम हुआ या कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा देखते हम लोग। इसके पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उसके क्या प्रभाव हुए। 1914 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों में फैल गया। आंदोलन में नए सामाजिक समूह शामिल हो गए और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आई। संघर्ष की नई पद्धतियां लेकर कौन आए थे? महात्मा गांधी आए थे। वो 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। 1916 में पूरे भारत का दौरा किए। 17 में चंपारण में असहयोग आंदोलन हुआ बागान मालिकों के खिलाफ, नील मजदूरों का। और फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला और इसमें क्या क्या हानियां हुई। इससे ये विश्व युद्ध जो है वो नया आर्थिक और सामाजिक तौर तरीका सामने लाया। इससे रक्षा पर व्यय बढ़ गया, यानी कि रक्षा पर व्यय बढ़ गया, यानी कि सेना पर खर्चा बढ़ गया। भारतीयों का कर्जे लिए गए, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और तमाम करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर भी शुरू कर दिया गया। मतलब देश का राजकोष बढ़ाने के लिए आयकर शुरू कर दिया गया, यानी कि आय पर कर लगने लगा और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और इतनी ज्यादा बढ़ी कि 1913 से 1918 के बीच वस्तुओं का मूल्य दुगना हो गया। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वस्तुओं का दाम बढ़ने से जो आम जनता है उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ी। इससे वस्तुओं का मूल्य अधिक होने से गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जाने लगा। गांव में जो आम नागरिक थे उनको सिपाही में यानी कि सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाने लगा और वो भी जबरदस्ती। इससे लोगों के अंदर गुस्सा फैलने लगा। 1918 से 1920 तथा 1918 से 1919 तथा 1920 से 1921 में फसलें खराब हो गई, जिससे किसान चिंतित थे। फसलें खराब होने से देश की खाद्य पदार्थ की कमी होने लगी, खाद्य पदार्थों का अभाव होने लगा। और इसी समय 1920 में ही फ्लू नामक बीमारी पूरे भारत में फैल गई थी, जिससे बहुत ज्यादा जन धन की हानि हुई। 1921 के जनगणना में 120 से 130 लाख लोग मारे गए। जो फ्लू नामक बीमारी चली उसमें 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद था कि विश्व युद्ध समाप्त होने पर लोगों की मुसीबतें कम होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसीबतें और भी बढ़ी विश्व युद्ध के बाद। और इसी समय एक नए महापुरुष का आगमन हुआ, महात्मा गांधी का राजनीति में आगमन हुआ और वे
अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का एक नया दौर शुरू किए। सत्याग्रह के बारे में, सत्याग्रह का विचार क्या था? सत्य के द्वारा आग्रह ही सत्याग्रह है। गांधी जी का कहने का तात्पर्य यह था कि अगर हमारी बात सत्य है तो हमें किसी और की जरूरत नहीं है। हम अपने सत्य के द्वारा ही आग्रह करेंगे और सामने वाले को अपने सत्य के आगे झुकाएंगे। देखते हैं, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाना ही सत्याग्रह है। इसका उद्देश्य था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। इसकी जरूरत है, सत्य की जरूरत है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। कौन? जो सत्याग्रही है, अहिंसा के सहारे जो संघर्ष कर रहा है उसमें सफल हो जाएगा अगर उसकी बात सत्य है तो। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना होगा। इसके लिए जो सामने वाले हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके चेतना को, उनके अंतर्मन को झिझोड़ना होगा। अर्थात हिंसा से सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए विवश करना चाहिए। किसको? सामने वाले शत्रु को। जीत सत्य की ही होगी, ऐसा गांधी जी की विचारधारा थी। गांधी जी समूचे भारत के लोगों को अहिंसा और सत्य के आधार पर एकजुट करना चाहते थे और इस एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे अंग्रेजों के विरुद्ध। 1918 में जो गांधी जी हैं, गुजरात के खेड़ा आंदोलन शुरू किए। इसके पहले 1917 में बिहार के चंपारण में, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और भारत लौटने के बाद एक साल तक वो पूरे भारत का दौरा किए। भारत का दौरा करने के बाद वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को देखे और उन क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने लगे और उनको ये समझ में आने लगा कि भारतीय क्यों आखिर इतनी बड़ी संख्या में होके भी मुट्ठी भर अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो भारतीय समाज की तमाम बुराइयां उनके सामने आई जिनको वे दूर करना चाहते थे। चलिए देखते हैं सत्याग्रह का पहला आंदोलन उनका कौन सा था। 1917 में बिहार के राजकुमार शुक्ला उनको बिहार में आमंत्रित किए। वे एक मजदूर नेता थे और बागान मालिकों के खिलाफ वे आंदोलन शुरू करना चाहते थे, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। अर्थात गांधी जी का पहला जो आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन था। फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किए। फिर 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट आता है भारत में। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं क्योंकि इसमें बिना मुकदमा चलाए सीधे भारतीय नागरिकों को जेलों में ठूसा जाने लगा। संदेह के आधार पर जिस भारतीय को अंग्रेज विरोधी होने का आभास होता था उनको जेलों में डाल दिया जाता था, उन पर बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता। लेकिन इस कानून के अंतर्गत संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार किया जाने लगा और उन्हें जेलों में ठूसा जाने लगा। रोलेक्ट एक्ट, गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किए। कौन शुरू किए? महात्मा गांधी। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत जल्दीबाजी में पारित किया गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्य भी थे, लेकिन वे लोग विरोध कर रहे थे इस कानून को पारित करने के लिए। फिर भी उनके अनुमति के बिना ही इसको पारित कर दिया गया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक बंदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। किनको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को क्या अधिकार मिल गया कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको मतलब उसको समाप्त करना और जो भी भारतीय नेता थे उनको जेलों में डाल देना। 2 सालों तक जेलों में बंद रहेंगे। फिर यहाँ कुछ भी राजनीतिक बातें नहीं होंगी, बस अंग्रेजी
शासन का बोलबाला रहेगा, ऐसा विचारधारा अंग्रेजों का था, जिसके लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था। इसके विरोध में हड़ताल शुरू हो गया। इसके विरोध में क्या शुरू किया गया? गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल शुरू हुआ। मजदूर काम पर नहीं गए, वर्कशॉप बंद हो गए। अंग्रेजों को लगा कि उनका टेलीग्राम या जो रेलवे है वो बंद हो जाएगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से उन्होंने दमन शुरू कर दिया, यानी कि भारतीयों को मारना शुरू कर दिया। और इस तरह से राष्ट्रव्यापी भावनाएं बहुत तेजी से फैलने लगी। रोलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे कार्य किए गए भारतीयों के द्वारा, जैसे हड़तालें की गई, जगह जगह पे मजदूर काम पे नहीं गए तथा दुकानें बंद हो गई, वर्कशॉप बंद हो गए। राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के रेलवे तथा टेलीग्राफ सेंटरों पर हमले किए, जिससे अंग्रेजों को लगा कि ये हमारे संचार माध्यमों को नष्ट कर देंगे। इसलिए उन्होंने तेजी से दमन करना शुरू किया और इस दमन के चक्र में सबसे पहले अमृतसर के स्थानीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश से वर्जित कर दिया गया, रोक लगा दी गई तथा 10 अप्रैल को जो अमृतसर में शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा था, उस पर गोलियां बरसाई गई और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ में जो जिस क्षेत्र में लागू होता है उस क्षेत्र में सैनिक शासन एक तरह से कहा जाए तो लागू हो जाता है और सैनिक ही उस क्षेत्र पर नियंत्रण करती है। और इस अमृतसर में जो मार्शल लॉ लागू हुआ था उसमें वहां की कमान जनरल डायर ने संभाली। जनरल डायर ये मना किया था कि कोई 10 लोग एक जगह इकट्ठा होकर बात नहीं करेंगे, न तो कोई सभा होगी, न तो कोई संघ बनाया जाएगा। इस व्यवस्था को इस आदेश को जो नहीं मानेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कुछ लोगों ने बैसाख में जो वार्षिक मेला लगता है उस मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग, जो अमृतसर से थोड़ा सा दूर है, अमृतसर में ही है, तो उस बाग में इकट्ठा हुए थे बैसाखी मेले पर चर्चा करने के लिए। तथा उसमें कुछ लोग इस विरोधी आंदोलन को, जो दमनकारी आंदोलन है, उसको उस पर चर्चा करने के लिए भी वहां शामिल हुए थे। जनरल डायर, उस बाग का आकार कुछ ऐसे था कि एक सकरा रास्ता था, चारों तरफ ऊंची बाउंड्री थी और उस सकरे रास्ते पर जनरल डायर जो है सैनिकों को तैनात कर दिया और बिना पूर्व चेतावनी के जो सभा कर रहे थे भारतीय, उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। उसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। इस तरह से इतना दर्दनाक घटना इसके पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब निर्दोष थे, असहाय थे, कहीं भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि भागने के लिए बस एक ही रास्ता था जिस पर सैनिक तैनात थे। जलियांवाले बाग कांड के प्रभाव पड़ेंगे कि जलियांवाले बाग कांड, जो जलियांवाले बाग में सैकड़ों निर्दोष जनता पर गोलियां बरसाई गई, उसका भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा और वे क्या प्रतिक्रिया किए, इसके बारे में पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर से पूरे उत्तर भारत में लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे। यानी कि लोगों के अंदर अंग्रेजी शासन के प्रति क्रोध और भड़क उठा जलियांवाले बाग कांड के बाद और जगह जगह पे हड़तालें होने लगी, जगह जगह पे लोग धरना देने लगे, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे। यानी कि हर जगह भारतीय जनता और अंग्रेज पुलिस के बीच भिड़ंत होने लगी। सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे, जो भारतीय लोग थे वो सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इनको निर्ममता से कुचल डाला और जो भी ऐसे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको जो अंग्रेज शासन था वो दबा डाला, यानी कि उनको खत्म कर दिया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करने लगी। सरकार इन लोगों को दबाने के लिए एक नया तरीका ढूंढी, इनको अपमानित करने का तरीका और इनको आतंकित करने का तरीका। उनका तरीका क्या था देखते हैं। सत्याग्रहियों को नाक रगड़ने
सड़क पर घिसट कर चलने और अंग्रेज साहिबों को सलाम कर मारने के लिए मजबूर किए। कौन? अंग्रेज। किसको? सत्याग्रहियों को। सत्याग्रहियों को नाक रगड़ने और जमीन पर घिस कर चलने और फिर अंग्रेज अधिकारियों को सैल्यूट मारने के लिए बाध्य करने लगे। कौन बाध्य करने लगे? अंग्रेज जो सत्याग्रही थे उनको। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए। सत्याग्रहियों के मन में भय और आतंक पैदा करने के लिए गांवों पर बम बरसाए गए। जो सत्याग्रही थे उनको कोड़ों से पीटा गया ताकि जो आम नागरिक हैं वो सत्याग्रही न बने और उनके अंदर आतंक और डर पैदा हो जाए अंग्रेजी शासन के खिलाफ। हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने जो रोलेक्ट आंदोलन था उसको रोक दिए। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन खड़ा किए थे गांधी जी उसको रोक दिए। जलियांवाला बाग कांड में जो जनरल डायर था वो इस कांड को अंजाम देने का एक कारण बताया कि वो भारतीयों के मन में डर पैदा करना चाहता था, उनके जहन में दहशत पैदा करना चाहता था, जिसकी वजह से वो निसहाय लोगों पर गोलियां बरसवाई। इस घटना से भारतीय नेता भी बहुत दुखित थे, जैसे महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों ने उन्हें दिया था तो उसको वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिए। सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने ही दिया था। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिए। राय बहादुर की उपाधि कौन उनको दिए थे? अंग्रेजों ने ही दिए थे। फिर शंकर नायर जो वायसराय के सभा में अध्यक्ष थे उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह से अपने अपने असंतोष को सभी भारतीय नेताओं ने जाहिर किया। इसके बाद जो महात्मा गांधी थे वो हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किए। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसमें तुर्की की हार हुई थी, यानी कि धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। तो उस धुरी राष्ट्रों में तुर्की आता था और मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड आता था। तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र मतलब जो इंग्लैंड के साथ देश थे के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। टर्की के जो खलीफा थे वो भारतीय मुसलमानों के धर्मगुरु माने जाते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान तुर्की की हार से बहुत दुखित थे और इंग्लैंड के खिलाफ खड़े हो गए थे। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। कब? 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए महात्मा गांधी ने एक सभा की जिसमें हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहने का मौका मिला और उसकी अध्यक्षता कौन की? महात्मा गांधी ने। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। कौन? महात्मा गांधी ने। उनका विचार था कि भारत में अंग्रेजों का राज्य भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है, अगर भारतीय सहयोग न करें तो अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाएगा। और इस विचारधारा से उन्होंने 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोग असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। पहला सत्याग्रह आंदोलन था। सत्याग्रह आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। 1857 के बाद यह अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजी शासन का सहयोग करना छोड़ दिया। देखते हैं असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या है। अंग्रेजों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाएं, यह कहते हुए कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। जो भारतीय सरकारी पदों पर नियुक्त थे वे यह कहते हुए इस्तीफा दे दिए कि अगर अंग्रेजों को अपना राज्य भारत में चलाना है तो खुद चलाएं, हम लोग क्यों उनका सहयोग करें।
छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, स्वदेशी स्कूलों में भर्ती हुए। स्वदेशी मतलब अपने देश में स्कूल थे उसमें भर्ती हुए, और जो अंग्रेजों द्वारा खोले गए स्कूल थे उसमें से इस्तीफा दे दिए। वकीलों ने वकालत छोड़ दिया। शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। धरना मतलब उसमें आने जाने से रोक दिया गया। अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया गया, यानी कि अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, और जो विदेशी चीजें थी उसका बहिष्कार किया गया। परिषदों की चुनाव में लोग वोट नहीं डाले। जो सरकारी चुनाव हो रहे थे उसमें भारतीयों ने वोट नहीं डाले। गांधी जी ने चरखा चलाने व सूत काटने का अभियान भी जोड़ दिया। असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी ने चरखा चलाने और सूत काटने का अभियान भी जोड़ दिया। देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। देश को आत्मनिर्भर यानी कि हम विदेशी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपना सामान खुद बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई। छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे जुलूस में निकलते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते। ये कार्यक्रम बना था कि लोग जुलूस में निकलेंगे और पुलिस के सामने जाएंगे और गिरफ्तार होंगे। गिरफ्तार भारतीयों की संख्या चूंकि बहुत ज्यादा थी और अंग्रेज कम थे और इतना बड़ा जेल नहीं था जिसमें सारे भारतीयों को जेल में डाला जा सके, इसलिए लोग जुलूस में निकलते और पुलिस के सामने गिरफ्तारी देते। पुलिस उन्हें बूटों से कुचलती, लाठियां बरसाती, लेकिन वे विरोध में कुछ भी नहीं कहते, अपने मुंह से आह तक नहीं निकालते। एक जत्था पीटते हुए गिरफ्तार हो जाता तो दूसरा जत्था इंकलाब जिंदाबाद, चरखा चला चला के स्वराज लेंगे, महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए आता और शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देता। ये कार्यक्रम बनाए गए थे कि एक जुलूस गिरफ्तार होने के बाद दूसरा जुलूस निकलता और उनको भी अंग्रेज सिपाही पीटते, फिर उनको भी गिरफ्तार करते, फिर ऐसे बारी बारी से कई जुलूस आते और अंग्रेजों के सामने गिरफ्तारी देते। इस कार्यक्रम से जो देश के लोग थे उन्हें लग रहा था कि ये जल्दी ही सफल हो जाएगा, और उसी समय 1921 में इंग्लैंड के राजकुमार भारत का दौरा करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका कहीं भी स्वागत नहीं होता है और उनको बहिष्कार किया जाता है। उस दिन मुंबई में हड़ताल चलती है। इस तरह से महात्मा गांधी के इस आंदोलन की खबर शहरों में फैल गया। शहरों के साथ साथ गांव व मजदूरों या आदिवासियों तक भी पहुंच गया और सारे लोग एकजुट होकर इस आंदोलन में शामिल हुए। उसके बाद जल्दी ही लग रहा था कि मजदूर और आदिवासियों को कि हमें स्वराज मिल जाएगा। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। आंदोलन मतलब किस आंदोलन की बात की जा रही है? असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी 1920 में शुरू किए थे और 1922 तक ये चला था। इस आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी। अलग अलग धाराएं क्या थी? शहरों में आंदोलन जो शुरू हुआ था उसमें मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा हिस्सा लिए थे। मध्यम वर्ग में कौन लोग आते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये सब क्या हैं? मध्यम वर्ग के लोग हैं। तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया, शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। इस तरह असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से काम कर रहा था और आर्थिक क्षेत्र में भी यह आंदोलन बहुत तेजी से काम कर रहा था। जो विदेशी कपड़े भारत में आ रहे थे उनका के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। स्वदेश में बनी कपड़ों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। इस तरह से एक बहुत अच्छा काम कर रहा था असहयोग आंदोलन। इसी बीच कुछ ऐसी बातें हो गई कि आंदोलन धीमा पड़ने लगा। क्या हुई कि जो गरीब वर्ग था, खाकी के कपड़े उनके लिए महंगे पड़ते थे, उनको खरीदना मुश्किल हो जाता था। इसलिए भारत का एक बहुत बड़ा गरीब वर्ग इंग्लैंड के कपड़ों का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो लोग सरकारी संस्थाएं छोड़े थे, वकील, डॉक्टर और शिक्षक,
तो उनके लिए भी विकल्पीय संस्थाएं नहीं बन पाई थी, इसलिए वे लोग भी फिर सरकारी संस्थाओं की ओर अपना रुख किए, यानी उसी संस्थाओं में लौटना शुरू कर दिए। इस तरह शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने लगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंदोलन था उसमें किसानों और जो आदिवासी हैं वे लोग भी अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर या छोटी छोटी समस्याओं को लेकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उसमें जो शामिल हुए थे, अवध की बात की जा रही। अवध में एक संत रामचंद्र जो थे वे गिरमिटिया मजदूर रहे थे, जो फीजी में रह के गिरमिटिया मजदूरी करते थे। गिरमिटिया मजदूरी क्या होती है? गिरमिटिया मजदूर बंधुआ मजदूर को कहा जाता है। उसमें एक अनुबंध यानी कि एक समझौते पर साइन करा के और भारत के मजदूरों को विदेशों में भेजा जाता था 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। ऐसे मजदूर क्या कहलाते थे? गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हम लोग पढ़ रहे हैं। किसानों व आदिवासियों के विद्रोह भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। अवध में सन्यासी रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अवध में किसानों की दशा बहुत खराब थी। उनको जमींदारों और ताल्लुकदारों के अधीन काम करना पड़ता था। काम बेगार में करना पड़ता था, यानी कि काम के बदले कोई कीमत नहीं दी जाती थी और ऊपर से लगान वसूल किया जाता था। तो इस तरह अवध में किसानों की दशा बहुत खराब थी। उनका आंदोलन जमींदारों और ताल्लुकदारों के खिलाफ था। किनका आंदोलन? जो अवध के किसान थे उनका। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध गांव का दौरा किया। कब किए? 1920 में। और गांव वालों से बातचीत करके उनकी व्यथा को समझने का प्रयास किए। नेहरू और बाबा रामचंद्र तथा अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन हुआ और इस सभा में 300 से भी ज्यादा शाखाएं बन गई साल भर के अंदर। 1921 में जब आंदोलन फैला, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन फैला, तो जमींदारों और ताल्लुकदारों तथा व्यापारियों के मकान पर हमले होने लगे। कौन करने लगे? गांधी जी के असहयोग के नाम पर जो मजदूर थे, जमींदारों और ताल्लुकदारों तथा व्यापारियों के मकान पर हमले करने लगे। बाजारों में लूटपाट करने लगे। अनाज के गोदामों पर कब्जा करने लगे। इस तरह असहयोग के नाम पर उपद्रव मचाने लगे। बहुत सारे जगहों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब लगान नहीं भरना पड़ेगा, ऊपर से जो भूमि है उनको गरीबों में बांट दिया जाएगा। लेकिन जो उपद्रवी मजदूर और किसान थे वे असहयोग के नाम पर अपने उपद्रव को जारी रखे। उन्हें अब लगान नहीं भरना पड़ेगा, जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी, ऐसा जो किसान नेता थे वो समझा रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी का नाम लेकर ये अपनी सारी कार्यवाहियों और सारे आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे कि कैसे आदिवासी असहयोग के नाम पर क्या कुछ करते रहे और असहयोग का नाम उसे देते रहे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के स्वराज का कुछ अलग अर्थ निकाले। कौन? आदिवासी किसान जो जंगलों में रहते थे, वे अपने स्वराज का कुछ अर्थ अलग निकाले। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। गोरिल्ला आंदोलन कहाँ फैला? आंध्र प्रदेश में गूडेम पहाड़ियों में जो रहने वाले किसान थे उनके बीच। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। किस तरह के? जैसे गुरिल्ला विद्रोह हुआ गूडेम पहाड़ियों में, जैसे गुरिल्ला आंदोलन चला। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे जो गूडेम जनजात थे उनकी रोजी रोटी छीन गई। उनको भोजन का जो जरिया था वो समाप्त हो गया। इस तरह की पाबंदी से जो गूडेम जनजात है उनमें रोष की भावना आ गई। इनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। कौन थे?
अल्लूरी सीताराम राजू, जो गूडेम पहाड़ियों में जो आदिवासी रहते थे उनका नेतृत्व कर रहे थे। ऐसा माना जाता था कि अल्लूरी सीताराम राजू के पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। वे उनका मानना था कि वे बहुत सारे चमत्कार दिखा सकते हैं और वे ब्रिटिशों की गोलियों से मरने वाले नहीं हैं। वे बीमारों को सही कर सकते हैं। इस तरह की तमाम शक्तियां इनके पास मानी जाती थी। ये जो पहाड़ों में रहने वाले जनजात थे इनको अपना देवता समझती थी, ईश्वर का अवतार मानती थी अल्लूरी सीताराम राजू को। इनके पास बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियां हैं, ऐसा माना जाता था। राजू जो थे महात्मा गांधी के असहयोग से बहुत ज्यादा प्रेरित थे और महात्मा गांधी की महानता का गुण गाते थे। उनका कहना था कि वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उनका कहना था सीताराम राजू का जो गुरिल्ला आंदोलन हो रहा है वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित है, यानी कि उसी से प्रेरणा लेके यह आंदोलन चल रहा है। यह भी दावा किए कि केवल अहिंसा से ही नहीं भारत आजाद होगा, बल्कि इसके लिए बल प्रयोग की भी जरूरत होगी। एक इसका मानना था सीताराम राजू का, जो गूडेम पहाड़ियों में रहने वाली जनजात थी। गूडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए। किस पे हमले किए? पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिशों को मारने की, जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मारने की कोशिश किए और फिर गुरिल्ला युद्ध के द्वारा स्वशासन के लिए युद्ध करते रहे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या है कि पहाड़ी इलाकों में यह युद्ध पद्धति अपनाया जाता है कि पीछे से, आगे से, अगल बगल से जो शत्रु है उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। यही गुरिल्ला युद्ध पद्धति है। तो गूडेम पहाड़ियों में रहने वाले जो जनजात थे इसी युद्ध पद्धति का उपयोग करते थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। जबकि गांधी जी के असहयोग का हिस्सा ये नहीं था। उनका हिस्सा, उनका जो असहयोग आंदोलन था वो अहिंसा पर आधारित था, हिंसा पर आधारित नहीं था। बागान मजदूरों के बारे में पढ़ेंगे कि वे लोग कैसे असहयोग आंदोलन को किस रूप में लिए और वे स्वराज का क्या अर्थ समझ रहे थे और स्वतंत्रता का क्या अर्थ समझ रहे थे। महात्मा गांधी के विचारों एवं स्वराज के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। किन मजदूरों की? जो बागान में काम करते थे। बागान यानी कि चाय के बागान में जो काम करते थे असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारी से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। यानी कि जो बागान में काम करने वाले मजदूर थे उनको बाहर आने जाने की, यानी कि गांव से संपर्क स्थापित करने की मनाही थी। वे अपने घर आ जा नहीं सकते थे। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। किस एक्ट के तहत? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत। कब पारित हुआ है? 1859 ईस्वी में। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, कौन सुने? बागान में काम करने वाले मजदूर सुना तो हजारों मजदूरों अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। ये एक्ट पारित कर दिया गया था और इस एक्ट के तहत मजदूरों को अपने गांव से संपर्क स्थापित करने से रोक दिया गया था। लेकिन जब वे स्वराज की बात सुने, गांधी जी के असहयोग की बात, आंदोलन की बात सुने, तो उनके मन में एक तरह की आशा जगी और उनको ऐसा लगा कि हम भी स्वतंत्र हो गए हैं, हम अपने परिवार से या गांव वालों से जब चाहे तब मिल सकते हैं। इस तरह से हजारों मजदूरों ने अपने अधिकारियों की अवहेलना करके गांव में आना जाना शुरू किए। उन्होंने बागान छोड़ दिया। मजदूर क्या किए? स्वराज और असहयोग आंदोलन का नाम सुन के वे अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे और बागान छोड़ दिया। बागान में उनको बंधुआ मजदूर के तौर पे काम करना पड़ता था। अपने घर को चल दिए। कौन? बंधुआ मजदूर जो थे चाय के बागानों में असम के। उनको लग रहा था कि अब गांधी राज आ रहा है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में जब वो लोग सुने तो उनको लगा कि अब गांधी राज आ रहा है, अब वे भी आजाद हो गए, अब जब चाहे अपने घर आ जा सकते हैं। लेकिन वे घर नहीं पहुंच सके। क्यों? क्योंकि रेलवे और जो स्टीमर था उनका हड़ताल चल रहा था और वे रास्ते में ही फंसे रह गए।
पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। किनकी? बागान मजदूरों की। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में कभी परिभाषित नहीं किया गया था। यानी इनकी कहानियां जो है वो कांग्रेस के इतिहास में कहीं नहीं लिखी गई हैं, लेकिन उन्होंने स्वराज को का अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाया। जितने भी किसान थे, आदिवासी थे, मजदूर थे, ये सब लोग असहयोग आंदोलन का अपने अपने तरीके से अर्थ लगाए। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी का नारा लगाया तो और स्वतंत्रता की हुंकार भरी, तो वे सभी लोग अखिल भारतीय आंदोलन यानी कि असहयोग आंदोलन से अपने आप को जुड़ा हुआ पाए। गांधी जी का असहयोग आंदोलन बहुत सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो रहा था। इसी बीच चौरी चौरा नामक स्थान पे एक घटना घटी जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। ये घटना क्या थी? घटना में पुलिस ने सत्याग्रहियों को बहुत बुरी तरह से पीटा था, जिसके उत्तर में सत्याग्रही एक थानेदार और 20 पुलिसकर्मियों सहित थाने में बंद करके आग लगा दी और जिससे वे मर गए। इस घटना को सुनकर गांधी जी को काफी दुख हुआ और वे असहयोग आंदोलन को बीच में ही रोक दिए। इसी बीच 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के चुनाव में कुछ कांग्रेसी नेता हिस्सा लेना चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि वे गांधी जी की असहयोग का पालन करते करते वे थक चुके थे और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए एक नया रास्ता उनको दिखा कि अगर परिषद में उनका स्थान बना रहे तो वे अपनी मांगों, भारत के लिए सुधारों को ब्रिटिश सरकार से कह सकते हैं। इसलिए वे जो चुनाव होने वाला था उसमें हिस्सा लेने वाले थे कांग्रेस के नेता। उनको लग रहा था कि परिषदों में रहते हुए वे भारतीयों के हित की बातें ब्रिटिश सरकार से कर सकते हैं। कौन? भारतीय नेता। जैसे ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, जो ब्रिटिश नीतियां थी भारत के लोगों के खिलाफ, उनका विरोध करना, सुधारों की वकालत करना तथा यह दिखाना कि ये परिषदें लोकतांत्रिक नहीं है। ये सारे कार्य भारतीय कांग्रेस के नेता परिषद में रह के ब्रिटिश सरकार से कह सकते थे, कर सकते थे। इसलिए वे परिषद में चुनाव लड़ना चाहते थे। कौन सा चुनाव? 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। इसी कार्यक्रम के तहत C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने उग्र आंदोलन व पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों पर दबाव डाला। कौन कौन? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों पर किसके लिए जोर डाला? स्वतंत्रता के लिए, पूरी आजादी के लिए जोर डाला। 20वीं सदी 20 के दशक के आखिरी में राजनीति की रूपरेखा जो थी वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण बदल चुकी थी। कृषि उत्पादों की मांग कम हो गई थी, निर्यात कम होने लगे थे और किसानों को अपनी उपज बहुत कम दामों में बेचना पड़ रहा था, जिसकी वजह से लगान चुकाने में दिक्कत हो रही थी। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ कार्यक्रम हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? इसी समय जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था तो भारतीयों के शासन संबंधित कुछ नियम बनाने के लिए इंग्लैंड से सर साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन भारत आया, जिसमें सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे। उस सदस्यों की संख्या में कोई एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब भारतीयों के लिए शासन के नियम बनाना है तो भारतीय अपने रीति रिवाजों, अपने धर्मों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं,
तो अपने शासन को चलाने के लिए उनसे बेहतर कौन दूसरा चला सकता है। इसके विरोध में साइमन का हर जगह विरोध हुआ। इसी समय सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन हुआ। भारत के शासन के नियम बनाने के लिए यह समिति बनाई गई थी। किसके लिए बनाई थी? भारत के शासन के लिए, यानी कि भारत के शासन में क्या कमियां हैं उसको दूर करने के लिए और शासन करने के नियम बनाने के लिए ये साइमन कमीशन का गठन हुआ था। इस समिति में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थी। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन वापस जाओ के नारों से किया गया। साइमन गो बैक के नारे हर जगह लगाए गए और इसी विरोध में लाला लाजपत राय के सिर पे गहरी चोट आई थी। क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। हर जगह साइमन का विरोध हो रहा था। लोग भीड़ में विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया, यानी कि लाठियों से पीटना शुरू किया आम नागरिकों को और लाला लाजपत राय के सर में गहरी चोट आई, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन वापस जाओ के नारों से किया गया। इसी विरोध को शांत करने के लिए और इस विरोध को शांत करने के लिए जो भारतीयों का विरोध बढ़ रहा था साइमन कमीशन के विरोध में, तो उसको शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन जो थे वे क्या किए, 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया। गोलमेज सम्मेलन यानी कि भारतीयों के सभी राज्यों के लिए नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस गोलमेज सम्मेलन की अवधि किसी को ज्ञात नहीं थी कि ये कब से कब तक चलेगा। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी मांग की है? पूर्ण स्वराज की मांग की है। यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्या तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में भारत के जितने भी नेता थे पूरे मन से शामिल नहीं हुए। कुछ लोग ही यह नियम बनाए कि 26 जनवरी 1930 में भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन उस दिन क्या होगा? पूर्ण स्वराज का शपथ लिया जाएगा। लेकिन मात्र कुछ नेता ही ऐसा नियम बनाए थे। भारत के सभी नेता एकजुट होकर यह नियम नहीं बनाए थे। लेकिन महात्मा गांधी के मन में अब कोई और उपाय सूझ रहा था कि किस उपाय के द्वारा सभी भारतीयों को एकजुट करके और एक बड़ा आंदोलन किया जाए, जिससे अंग्रेज उस पर विचार करें और उसको मानें।